वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम लर्न कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। और आज के इस लेक्चर्स में हम लर्न करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन और हेलो एरीन। साथ में सेकंड टॉपिक हमारे पास होगा नेचर ऑफ CX बॉन्ड। तो फर्स्ट हम चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके बाद पढ़ेंगे हेलो एरीन की। तो क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है हेलो एल्केन की। फर्स्ट हमारे पास है इनकी फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट तो ये सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं या गैस होते हैं, इनका कलर कैसा होता है, इनकी स्मेल कैसी होती है। तो इन जनरल हेलो एल्केन्स आर कलरलेस स्वीट स्मेलिंग, बढ़िया सी स्मेल होती है इनकी, स्वीट स्मेलिंग लिक्विड्स है। यानी ये मैक्सिमम कैसे हैं, लिक्विड है। सेकंड पॉइंट हमारे पास जो इनके हायर मेंबर का मतलब जिनमें कार्बन के नंबर ज्यादा हो, वो कैसे हो सकते हैं, वो सॉलिड हो सकते हैं। नंबर अगला RBr जो है और जो RI है, ये कैसे होते हैं, कलर्ड इन लाइट की प्रेजेंस में ये कैसे नजर आते हैं, ये कलर शो हो जाते हैं। तो क्या खत्म हुई हमारे पास, फिजिकल स्टेट कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, इनकी स्मेल स्वीट होती है, ये जनरल है। लेकिन RBr और RI सनलाइट या लाइट की प्रेजेंस में कलर्ड हो जाते हैं और इनके जो हायर मेंबर है ये सॉलिड है। फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई हेलो एल्केन की। अब चलते हैं सेकंड में। सेकंड हमारे पास है सॉल्युबिलिटी ऑफ हेलो एल्केन। इसको रिमूव कर रहा हूं। किसी भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक की जो किसी भी सॉल्वेंट में जो सॉल्युबिलिटी है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। किसी भी सॉल्यूट की किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। 3 फैक्टर्स क्या है कि जो उनके बीच पहले से बॉन्ड है उनकी ताकत कैसी है और जो नया बॉन्ड बनेगा उसकी ताकत कैसी है। हम यहां एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सेकंड हमारे पास है बी, सॉल्युबिलिटी। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, जो RX का जो CX बॉन्ड है वो कैसा है, पोलर है। ये पोलर है, ऑल्दो देयर solubility in water is very less। वाटर भी कैसा सॉल्वेंट है, पोलर है। ये भी कैसे हैं, पोलर हैं। फिर भी इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वाटर में वो बहुत कम है। तो हम क्या समझते हैं, पहले सॉल्युबिलिटी किन किन चीजों पे डिपेंड करती है। सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन strength of existing bond between solute and solvent। यदि हम क्या बात करें कि जो सोल्यूट है और जो सोलवेंट है उनके बीच पहले से कौन सा बॉन्ड है, कि हम एल्काइल हैलाइड की बात करें तो RX कैसा है, ये पोलर है। और यहां दूसरा RX ले लेता हूं, ये भी पोलर है। और जो पोलर होते हैं उनके बीच कौन सा अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है, डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। क्यों करता है, क्योंकि यहां जो कार्बन होगा उस पर चार्ज पार्शियली पॉजिटिव और हेलोजन पर पार्शियली नेगेटिव। क्यों, क्योंकि हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से ज्यादा है। यहां C लिख देता हूं इस तरह से, और यहां भी C लिख देता हूं। तो यहां जो C है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, यहां पे चार्ज पॉजिटिव और यहां चार्ज पार्शियली नेगेटिव। तो इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव के बीच क्या होता है, अट्रैक्शंस। इस अट्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डाइपोल अट्रैक्शन। तो ये अट्रैक्शन किन के बीच हो गया है, सोल्यूट के बीच। हम एल्काइल हैलाइड को सोल्यूट मान लेते हैं। अब आते हैं वाटर के बीच। ये हमारे पास है सॉल्वेंट, ये वाटर है। तो वाटर और वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल के बीच कौन सा बॉन्ड लगता है, हाइड्रोजन बॉन्ड।
तो ये हमारे पास पहला पॉइंट क्या था, स्ट्रेंथ ऑफ एग्जिस्टिंग बॉन्ड, जो पहले से बॉन्ड है किनमें, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में, उनकी ताकत कितनी है, पहला पॉइंट। और सेकंड क्या है, सेकंड फैक्टर है द न्यू बॉन्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ, सेकंड हमारे पास क्या होगा, द स्ट्रेंथ ऑफ न्यू बॉन्ड formed between solute and solvent। सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच कौन सा अट्रैक्शन बॉन्ड लगने वाला है, उसकी ताकत क्या है। तो यहां क्या ले लूं मैं, ये वोटर, और यहां क्या ले लेता हूं मैं, RX, यहां R की जगह क्या ले लेता हूं, C लिख देता हूं, ये C लिख दिया। अब C पे क्या चार्ज है, पार्शियली पॉजिटिव, X पे चार्ज है पार्शियली नेगेटिव, इस O पे चार्ज क्या है, पार्शियली नेगेटिव, इस पे पार्शियली पॉजिटिव, और यहां पर भी पार्शियली पॉजिटिव, यानी H2O कैसा मॉलिक्यूल है, पोलर। और CX भी यानी एल्काइल हैलाइड भी कैसा है, पोलर है। और हमने यहां जस्ट समझा है कि जो पोलर होते हैं उनके बीच कौन सा अट्रैक्शन बॉन्ड लगता है, डाइपोल। सेकंड चीज क्या है कि वाटर और एल्काइल हैलाइड के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि एल्काइल हैलाइड और वाटर के बीच का जो अट्रैक्शन बॉन्ड है वो डाइपोल होगा। अब हम इन तीनों बॉन्ड को कंपेयर करते हैं। तीनों बॉन्ड कौन कौन से, ये पोर्शन रिमूव कर देता हूं। तीनों बॉन्ड कौन कौन से हैं, वो दो बॉन्ड जो टूटने वाले हैं और एक वो बॉन्ड जो बनने वाला है। कौन कौन सा बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा हमें, दो बॉन्ड तो ब्रेक करने हैं। कौन से, हाइड्रोजन बॉन्ड, प्लस साथ में कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना होगा, डाइपोल। ये कहां लग रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड कहां लग रहा है, वाटर के बीच। इस बॉन्ड को ब्रेक करना होगा, दूसरा इस बॉन्ड को भी ब्रेक करना होगा। जब ये दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तभी तो इसके और इसके एक मॉलिक्यूल के बीच ये नया बॉन्ड स्टेबलाइज होगा। तो इन दोनों बॉन्ड को हमें तोड़ना है, और तोड़ने के लिए क्या करना होगा, हमें एनर्जी सप्लाई करनी होगी। अब जो क्या करना है, ब्रेक, कौन से बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, ये एग्जिस्टिंग बॉन्ड है, ये ब्रेक एग्जिस्टिंग बॉन्ड। और जो न्यू बॉन्ड बन रहे हैं, न्यू बॉन्ड कौन सा बनेगा हमारे पास यहां पर, डाइपोल। किन किन के बीच जो लगने वाला है, RX और वाटर के बीच ये जो बनेगा, ये जो नया बॉन्ड बनेगा, इसमें क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। तो यहां पर दो फैक्टर आ गए बच्चों। फर्स्ट फैक्टर हमारे पास क्या है कि हमें एनर्जी सप्लाई करनी है इन दोनों बॉन्ड को तोड़ने के लिए, और एक जो नया बॉन्ड बनेगा इसमें एनर्जी रिलीज्ड होगी। अब समझे मेन कंसेप्ट क्या है, जितनी एनर्जी हम सप्लाई करते हैं जी उसकी वैल्यू कम है, और जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसकी वैल्यू ज्यादा है, तो नया बॉन्ड बन जाता है और वो स्टेबल रहता है। इसका मतलब एल्काइल हैलाइड वाटर में कब डिसॉल्व हो जाएगी, जब जो नया डाइपोल बनेगा एल्काइल हैलाइड और वाटर के बीच, उससे जो एनर्जी रिलीज होगी वो हाइड्रोजन बॉन्ड को और पहले से जो डाइपोल है इसको तोड़ने में जितनी एनर्जी चाहिए उससे ज्यादा है, तो एल्काइल हैलाइड वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन ऐसा है नहीं, जो पहले से बॉन्ड है उनको तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी सप्लाई करते हैं, और जो एनर्जी रिलीज होती है नए बॉन्ड के बनने के कारण वो कम होती है। इसीलिए एल्काइल हैलाइड क्या है, वाटर में इनसॉल्यूबल है। इसको भी रिमूव कर रहा हूं मैं, और कंडीशंस लिख देता हूं यहां पर। क्या कंडीशंस है, इफ द एनर्जी released is more than the energy required, the solute is soluble in solvent। यहां सॉल्वेंट में कौन है हमारे पास, वाटर है, जबकि रियल में क्या है, इसे क्या मान लूं मैं, ए मान लेता हूं।
इसे क्या मान लूं मैं, B मान लेता हूं। यहां कंडीशंस क्या है, यहां B जो है वो कम है और A ज्यादा है, यानी जो एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं वो तो ज्यादा है और जो रिलीज हो रही है वो कम है। इसीलिए क्या होता है कि एल्काइल हैलाइड वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, क्योंकि जो नया बॉन्ड बनता है एल्काइल हैलाइड और वाटर के बीच, उसकी स्ट्रेंथ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड से कम है, जो वाटर वाटर मॉलिक्यूल के बीच बना हुआ है। द अट्रैक्शन, द स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन between alkyl halide and water is less than the H bond between H2O and H2O। जो नया बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ कम है और जो पहले से बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसलिए एल्काइल हैलाइड जो है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं के बराबर होते हैं। याद रखना, कोई भी सॉल्यूट किसी भी सॉल्वेंट में यदि इजीली डिसॉल्व हो जाता है, इसका मतलब है कि जो नया बॉन्ड बना है उसकी स्ट्रेंथ जो पहले वाले बॉन्ड थे सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच उनसे ज्यादा है। अब आते हैं इसी में, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एल्काइल हैलाइड की वाटर में सॉल्युबिलिटी तो कम है, लेकिन एल्काइल हैलाइड किसमें इजीली डिसॉल्व हो जाता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। तो अगला पॉइंट मैं यहां मेंशन कर देता हूं, इसको रिमूव कर देता हूं। एल्काइल हैलाइड्स आर इजीली सॉल्युबल या सॉल्युबल। अगला क्या है हमारे पास, एल्काइल हैलाइड्स आर soluble in non-polar solvent like alcohol, ROH, ether, ROR, benzene, etc. इनमें ये क्या है, soluble है। रीजन में, इसका रीजन क्या है कि इनके साथ RX और अल्कोहल के साथ जो बॉन्ड बनेगा, इनके बीच जो बॉन्ड बनेगा उसकी जो स्ट्रेंथ है वो ऑलमोस्ट सेम है। RX और RX के बीच जो स्ट्रेंथ है, यानी अल्कोहल और एल्काइल हैलाइड के बीच जो नया बॉन्ड बनने वाला है उसकी स्ट्रेंथ एल्काइल हैलाइड और एल्काइल हैलाइड के बीच जो अट्रैक्शन बॉन्ड है, जो डाइपोल डाइपोल है, उसके इक्वल है। इसलिए एल्काइल हैलाइड किसमें इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। अब चले हम लोग अगला, थर्ड हमारे पास क्या है, इनका थर्ड है डेंसिटी। इसको रिमूव कर रहा हूं बच्चों में। अब सी हमारे पास है डेंसिटी, थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी। तो इसमें पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, द डेंसिटी ऑफ monochloro and monofluoro is less than water। फर्स्ट पॉइंट, यानी जो RCl है और जो RF है ये कैसे हैं, ये लाइटर हैं, हल्के हैं, किससे, H2O से। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमारे पास कोई बीकर है जिसमें पहले से क्या है, H2O है, कि हम इसमें RCl या RF ऐड कर दें तो ये दोनों क्या बनाएंगे, ये अपर लेयर बनाएंगे, यहाँ की लेयर, क्योंकि इन दोनों की जो डेंसिटी है वो कम है। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, यदि इस R के साथ यानी क्या हो जाए, डाई हेलो में कौन हो जाए हमारे पास, डाई हेलो हटा देते हैं, डाई क्लोरो हो जाए, डाई क्लोरो और पॉलीक्लोरो हैव मोर डेंसिटी देन वाटर। ये काम का पॉइंट है बच्चों। तो मैं यहां CH के साथ 2 Cl लगा दूं या 3 Cl लगा दूं या 4 Cl लगा दूं, उस कंडीशन में इन तीनों की जो डेंसिटी है वो वाटर से ज्यादा होगी। 1 Cl हो,
एक Cl हो तो वाटर से डेंसिटी कम है, एक से ज्यादा Cl हो जाए तो वाटर से डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। यानी एग्जांपल क्या लें, यदि हमारे पास यहाँ बीकर है, इसमें हमने वाटर है पहले से, इन तीनों में से आप कोई भी ऐड कर देंगे तो ये तीनों कौन सी लेयर का फॉर्मेशंस करेंगे, ये बॉटम वाली का। क्लियर हो गया क्लोरो और फ्लोरो का। अब आते हैं आयोडो। एक आयोडो लगा हो या एक ब्रोमो लगा हो, इन दोनों की जो डेंसिटी है वो वाटर से ज्यादा है। ये किसका ऑर्डर है, ये डेंसिटी का ऑर्डर है। तो क्या हो गया, मोनो ब्रोमो और मोनो आयोडो जो है, इन दोनों की जो डेंसिटी है वो वाटर से क्या है, ज्यादा है। इन दोनों की डेंसिटी वाटर से ज्यादा है या वाटर की डेंसिटी इन दोनों से कम है। अब क्वेश्चन आता है कि ये इस तरह के ऑर्डर्स क्यों हैं, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, D = m/v, और v क्या है, इन सब में कॉमन है। लगभग इनमें जो मैंने लिया है वो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन या मिथाइल ग्रुप लिया है, तो लगभग सबका वॉल्यूम कैसा है, सेम है। लेकिन मास का ऑर्डर हमें मालूम है कि ये है सबसे कम मास फ्लोरीन का, फिर Cl का ज्यादा, फिर Br का और ज्यादा, और फिर I का एटॉमिक मास सबसे ज्यादा है। और जो जो मास इंक्रीज होता है वैसे वैसे इनकी डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। यानी आयोडो एल्केन की डेंसिटी सबसे ज्यादा, ब्रोमो एल्केन की उससे कम, क्लोरो एल्केन की और कम, और फ्लोरो एल्केन की डेंसिटी सबसे कम है। फिर याद क्या रखना है, मोनोफ्लोरो और मोनोक्लोरो एल्केन की डेंसिटी वाटर से कम है, बाकी डाई और पॉलीक्लोरो की डेंसिटी वाटर से ज्यादा है, और मोनो आयोडो और मोनो ब्रोमो एल्केन की डेंसिटी भी वाटर से ज्यादा है। क्या खत्म हुआ, डेंसिटी का। ये ऑर्डर क्यों है, क्योंकि ये ऑर्डर किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है। और जिस हेलोजन का एटॉमिक मास ज्यादा है उस हेलो एल्केन की डेंसिटी भी ज्यादा है। सी हमारे पास खत्म हो गया डेंसिटी। अब हम चलते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पर, नाम है हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो एल्केन। इसे रिमूव करता हूं मैं। डी हमारे पास है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड। इसे समझना क्या है यहां कंसेप्ट, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला है कि उनके पार्टिकल्स के बीच जो वांडर वाल फोर्स लग रहा है उसकी स्ट्रेंथ या उसका मैग्नीट्यूड कितना है, ज्यादा है या कम है। दूसरा डिपेंड करता है वांडर वाल अट्रैक्शन बॉन्ड के अलावा उन पार्टिकल्स के बीच क्या कोई दूसरा अट्रैक्शन बॉन्ड भी है या नहीं है। तो क्या है हमारे पास टॉपिक, मेल्टिंग पॉइंट, शॉर्ट में लिख रहा हूं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम इसमें ऑर्गेनिक तक ले आते हैं, सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिपेंड्स ऑन नंबर, किस किस पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वांडर वाल अट्रैक्शन फोर्स। मैग्नीट्यूड का मतलब है ज्यादा है या कम है। स्ट्रेंथ लगभग सभी वांडरवाल बॉन्ड की एक जैसी होती है, उसकी संख्या ज्यादा है या कम है, यह है मैग्नीट्यूड। प्लस सेकंड हमारे पास क्या है, टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्स, टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट बिटवीन molecules other than van der Waal attraction force। ये 2 चीजें हो बच्चों। क्या हमारे पास है कि जो वांडर वाल अट्रैक्शन है उसमें वो कितना है, ज्यादा है या कम है, और दूसरा है क्या वांडर वाल के अलावा भी उसमें कोई दूसरा अट्रैक्शन फोर्स है या नहीं। हमें इन 2 चीजों को देखना होता है। और हमें क्या मालूम है कि जो वांडर वाल अट्रैक्शन फोर्स है उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसका जो मैग्नीट्यूड है
वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मैग्नीट्यूड ऑफ वांडर वाल अट्रैक्शन फोर्स किन किन पे डिपेंड करता है? नंबर 1, साइज ऑफ मॉलिक्यूल। उस मॉलिक्यूल की साइज क्या है? साइज बड़ी होगी तो वांडर वाल अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा। शॉर्ट में लिख देता हूं। सेकंड हमारे पास क्या है? उसका मास, मॉलिक्यूलर मास। द मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा तो वांडर वाल अट्रैक्शन फोर्स कैसे होंगे? ज्यादा होंगे, यानी उनका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। ये दो चीजें हैं बच्चों जिन पे वांडर वाल बॉन्ड डिपेंड करता है, और दूसरा बॉन्ड है या नहीं वो डिपेंड करेगा वो किस टाइप का बॉन्ड है, उसी के हिसाब से वो अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड्स करता है। अब हमें ये दो चीज चेक करनी है। जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम टॉपिक पढ़ेंगे, हम इन दो बॉन्ड्स को कंपेयर करेंगे कि दो बॉन्ड में से कौन सा बॉन्ड है, एक है या एक वांडरवाल है सिर्फ, या वांडरवाल के अलावा कोई दूसरे बॉन्ड भी हैं। इनको रिमूव कर रहा हूं मैं। तो हेलो एल्केन में पहला जो कंपैरिजन है वो हेलो एल्केन का है हाइड्रोकार्बन के बीच के साथ। तो फर्स्ट लिखता हूं इसे कंपैरिजन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ RX विथ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब कौन हुआ? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये हमारे पास, यानी कौन से हैं? ये सारे एलिफेटिक हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। इनके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, और क्या होना चाहिए उसका? ऑलमोस्ट, जिनके भी साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सेम और सिमिलर मॉलिक्यूलर मास। जिनको भी हम कंपेयर करेंगे उनके मॉलिक्यूलर मास कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तभी हम आइडिया लगा सकते हैं कि उनमें किसका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है या कम है। अब पहले हम क्या कंपेयर करें? यहां लेता हूं मैं RX, R की जगह लिख देता हूं C ऐसे लिख देता हूं। और हमें मालूम है कि ये जो बॉन्ड है ये कैसा बॉन्ड है? ये पोलर बॉन्ड है। क्यों है? क्योंकि कार्बन और X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या है? डिफरेंस है। इसलिए ये बॉन्ड कैसा है हमारे पास? ये है पोलर बॉन्ड। अब आते हैं इन तीनों में से मैं एल्केन का एग्जांपल ले लेता हूं। इसमें दो कार्बन बॉन्डेड है, तो ये जो बॉन्ड है ये कैसा है? ये नॉन पोलर है। और यहां बॉन्ड कैसा है? ये बॉन्ड है पोलर है। मेन चीज अब आगे समझना बच्चों, पोलर बॉन्ड है तब उनमें कौन सा अट्रैक्शंस लगता है, और नॉन पोलर होने पर कौन सा अट्रैक्शंस बॉन्ड लगता है। इस पोर्शंस को रिमूव कर रहा हूं मैं। अब हमारे पास क्या है? यहां मैं दो एग्जांपल ले लेता हूं। ये C, ये 3 बॉन्ड, ये X, यहां पार्शियली पॉजिटिव और इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ गया है। यहां लिखता हूं दूसरा CX, इस पे पार्शियली पॉजिटिव और यहां पार्शियली नेगेटिव। इसके इस नेगेटिव और इसके इस पॉजिटिव के बीच क्या लगेगा? डाइपोल अट्रैक्शन बॉन्ड। ये पूरा एक डाइपोल है, ये पूरा दूसरा डाइपोल है। अब इनके बीच क्या लगेगा? डाइपोल अट्रैक्शन बॉन्ड। प्लस एक और कौन सा लगता है जो सबके बीच लगता है? वांडर वाल अट्रैक्शन फोर्स। ये सबके बीच लगता है। तो यहां दो अट्रैक्शन फोर्स है। फर्स्ट कौन सा है? एल्काइल हैलाइड में दो तरह का अट्रैक्शन फोर्स है, डाइपोल और वांडर वाल अट्रैक्शन फोर्स। लेकिन एल्केन या एल्कीन या एल्काइन ये कैसे होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। तो इनमें केवल कौन सा लगता है? ओनली वांडर वाल अट्रैक्शन फोर्स लगता है। तो यहीं से हमारे एक चीज क्या क्लियर हो गई है कि यहां जो एक अट्रैक्शन फोर्स ऐसा है जो यहां एक्स्ट्रा है वो है डाइपोल, जो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में नहीं लगता है। और यहीं से क्या क्लियर हो गया? द बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ RX is more than hydrocarbon having comparable molecular mass। अब ध्यान रखना इसका रीजन क्या है कि एल्काइल हैलाइड में दो तरह के अट्रैक्शन फोर्स है, डाइपोल
और डाइपोल, साथ में क्या है, वांडर वाल अट्रैक्शन फोर्स है, दोनों है। जबकि एल्केन या हाइड्रोकार्बन में, इसे लिखता हूं शॉर्ट में SC, यहां केवल कौन सा है, ये तो है नहीं, केवल कौन सा है, वांडर वाल अट्रैक्शन फोर्स है। तो पहला हमारा क्या हुआ, कंपैरिजन हो गया है हाइड्रोकार्बन और एल्काइल हैलाइड के बीच। अब हम चलते हैं सेकंड कंपैरिजन में, और वो क्या है कि यदि हम डिफरेंट एल्काइल हैलाइड ले लें और उन सब में एल्काइल सेम होना चाहिए, यानी जो रेडिकल है एल्काइल ग्रुप वो सेम होगा, हम हेलोजन को चेंज करते जाएंगे। चलिए हम चलते हैं सेकंड एग्जांपल में। अब सेकंड हमारे पास है एल्काइल हैलाइड, कौन से, हैविंग सिमिलर आर बट डिफरेंट एक्स, उनका एक्स अलग अलग होगा लेकिन सबका आर सेम होगा। जैसे एग्जांपल है CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I। अब इनमें यदि मैं कंपेयर करूं तो बच्चों दिमाग लगाना, यहां जो है F का जो मास है वो कम है, Cl का मास और ज्यादा है, Br का मास और ज्यादा है और I का मास सबसे ज्यादा है। ये ऑर्डर किसका है, ये है ऑर्डर मास का भी है, साथ में यही ऑर्डर साइज का भी है। तो मास इस तरह से इंक्रीज होगा, साइज इस तरह से इंक्रीज होगी। और हमें मालूम है कि जो वांडर वाल अट्रैक्शन फोर्स है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो मास और साइज दोनों के बढ़ने के साथ बढ़ता है। तो यहां क्या बढ़ेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वांडर वाल अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। दोनों का, इन दोनों के बढ़ने से वांडर वाल फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। सेकंड एक और चीज है बच्चों यहां दिमाग लगाने वाली है कि यहां जो है बॉन्ड C और F के बीच है, यहां C और Cl के बीच है, यहां C और Br के बीच है, यहां C और I के बीच है। तो दूसरा यहां क्या हो रहा है, जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल अट्रैक्शन वो क्या होगी, डिक्रीजेस फ्रॉम CF टू CI, यानी यहां से लेकर इसका, यहां जो डाइपोल अट्रैक्शन है वो ज्यादा है और यहां डाइपोल अट्रैक्शन कम है, क्योंकि C और I की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो डिफरेंस है वो कम है। ये डिफरेंस कम होगा तो इस CI बॉन्ड की का जो डाइपोल होगा वो कम होगा। लेकिन यहां क्या है, डाइपोल अट्रैक्शन के कंपैरिजन में ज्यादा इफेक्टिव या ज्यादा डोमिनेंट कौन है, वांडर वाल फोर्स है। तो क्या लिखूं अगला मैं, वांडर वाल अट्रैक्शन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा है देन डाइपोल अट्रैक्शन। यानी मैं क्या कह दूं कि डाइपोल अट्रैक्शन से जितना इनमें अट्रैक्शन कम हो रहा है, यहां डाइपोल ज्यादा है तो यहां अट्रैक्शन ज्यादा होगा, यहां डाइपोल कम है तो यहां अट्रैक्शन कम होगा। तो डाइपोल से अट्रैक्शन जितना कम हो रहा है उसके कंपैरिजन में मास और साइज बढ़ने से वांडर वाल अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कौन सा डोमिनेंट हो गया है, वांडर वाल अट्रैक्शन फोर्स। इसीलिए CH3I का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा है। CH3I का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, उसके बाद CH3Br का उससे कम, CH3Cl का सबसे कम किसका है, CH3F का है। इनकी बच्चों मैं यहाँ वैल्यू भी लिख देता हूं, साथ में मैं यहाँ CH4 की भी वैल्यू लिख दूंगा, 111 केल्विन। 111 केल्विन किसका है, CH4 का है, इसका है 119.6 केल्विन। CH3Cl का है 249 केल्विन। CH3Br का है 279.8 और CH3I का है 315.4 केल्विन। ये क्या है, ये इनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है,
बॉइलिंग पॉइंट का है। तो यहीं से हमें क्या आइडिया लगता है कि CH4 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, जो एक हाइड्रोकार्बन है, और जो ही एक H हटा के एक हमने F लगा दिया, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। इसका है 194.6 केल्विन। चले अगला। अब मैं जो तीसरा एग्जांपल, पहला जो हमने कंपैरिजन किया था वो किया था एल्काइल हैलाइड और हाइड्रोकार्बन के साथ। सेकंड हमने जो कंपैरिजन किया है वो एल्काइल हैलाइड के बीच किया है, बस उनमें क्या सेम था, एल्काइल सेम था, हेलोजन डिफरेंट थे। तीसरा जो कंपैरिजन मैं कर रहा हूं उसमें मैं क्या करूंगा, हेलोजन के नंबर बढ़ाता जाऊंगा। पहले मान लो एक Cl है, दूसरे में 2 Cl होगा, तीसरे में 3 Cl होंगे, चौथे में 4 Cl होंगे। तो हम चलते हैं अब तीसरे कंपैरिजन की ओर। थर्ड हमारे पास है नंबर ऑफ X इंक्रीज्ड। हम यदि हेलोजन के नंबर को बढ़ाते हैं तो क्या होगा, तो एग्जांपल लेते हैं CH3Cl का, फिर CH2Cl2 का, फिर CHCl3 का, और एंड में CCl4 का। दिमाग लगाएं, यहां से यहां जाने पर क्या काम हुआ, यहां से यहां जाने पर एक हाइड्रोजन कम हो गया और एक Cl बढ़ गया। यहां से यहां जाने पर एक और हाइड्रोजन कम हो गया और एक Cl बढ़ गया। यहां से यहां जाने पर एक और हाइड्रोजन कम हो गया, एक Cl बढ़ गया। जो कम हो रहा है उसका मास जो है वो है 1, और जो बढ़ रहा है उसका मास है 35.5 म्यू। सब में सेम है। सेकंड चीज है कि जो कम हो रहा है उसकी साइज जो है वो कैसी है, स्मॉल है, और जो इंक्रीज हो रहा है उनकी जो साइज है वो कैसी है, लार्ज है। तो यहीं से दिमाग में क्या हो गया कि जो कम हो रहा है उसका मास भी कम है और उसकी साइज भी छोटी है, लेकिन जो आ रहा है उसका मास भी ज्यादा है और उसकी साइज भी बड़ी है। और ये दोनों फैक्टर क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वान डर वाल अट्रैक्शन फोर्स को इंक्रीज कर देते हैं, और जिससे क्या होगा, इनका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा CH3Cl का, उससे ज्यादा CH2Cl2 का, उससे ज्यादा CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म है, ये है क्लोरोफॉर्म, और सबसे ज्यादा किसका होगा, इसका जो कॉमन नेम है वो है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये इनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा। अब मैं क्या काम करता हूं, इनके ठीक नीचे इनके बॉइलिंग पॉइंट को मेंशन भी कर देता हूं। ये है 249 केल्विन। सेकंड का हमारे पास है 313 केल्विन, जहां 2 Cl हैं, जहां 3 Cl आ जाएंगे उसका है 334 केल्विन, और जो लास्ट हमारे पास है उसका है 350 केल्विन। तो यहीं से आइडिया क्या लगा, 249 313 बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। क्यों बढ़ा, क्योंकि एक Cl बढ़ गया, यहाँ एक और Cl बढ़ा, बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ गया, यहाँ एक Cl और बढ़ा, बॉइलिंग पॉइंट एक और बढ़ गया। तो हेलोजन जो जो बढ़ेंगे इनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। रीजन क्या है, वान डर वाल अट्रैक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि जो एटम आ रहा है नया उसकी साइज और उसका मास ज्यादा है जो जा रहा है उसके कंपैरिजन में। ये हुआ हमारे पास थर्ड कंपैरिजन। अब बच्चों हम कहां चल रहे हैं, अगले फोर्थ कंपैरिजन में। उसके अंदर क्या होगा कि हम हेलोजन सेम रखेंगे लेकिन एल्काइल की जो चेन है उसे हम इंक्रीज करते जाएंगे। हम चलते हैं फोर्थ नंबर की ओर। फोर्थ हमारे पास है सेम एक्स यहां सेम होगा, और क्या होगा, डिफरेंट आर होगा। एल्काइल चेंज होता जाएगा लेकिन हेलोजन सबका सेम होगा। तो एग्जांपल किसका ले लें हम लोग, यहां पर CH3Cl का, उसके बाद CH3 CH2Cl, CH3 CH2 CH2Cl, उसके बाद एक लास्ट ले लेते हैं CH3 CH2, कितनी बार लिख दूं, यहां पर 2 बार था तो यहां पर 3 बार, उसके बाद Cl। अब इन चारों में यदि मैं कंपेयर करूं तो यहां से यहां आने पर क्या हुआ, एक CH2 बढ़ गया है। एक CH2 बढ़ने का मतलब 14 जो मास है उसका वो भी इंक्रीज हो गया है, और एक CH2 बढ़ा यानी साइज क्या हुई इसकी, बढ़ गई है। यहां से यहां हो तो एक और CH2 बढ़ गया है, यानी साइज भी बढ़ गई है और मास भी बढ़ गया है। यहां से आने पर भी यही चीज हो रही है। इसका मतलब यहां इन सब के अंदर क्या हो रहा है, साइज और मास बढ़ रहे हैं। तो वापिस वही कंसेप्ट, क्या चीज बढ़ रही है, मैग्नीट्यूड ऑफ
मैग्नीट्यूड ऑफ वांडर वाल अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है, और जब वांडर वाल अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो इनका बॉइलिंग पॉइंट और ऑब्लिक मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होंगे, ये दोनों बढ़ जाएंगे। अब इनमें ऑर्डर क्या होगा, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, CH3Cl का, उसके बाद क्लोरो इथेन का ज्यादा होगा, उसके बाद 1 क्लोरोप्रोपेन का और ज्यादा होगा, लास्ट में 1 क्लोरोब्यूटेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा होगा। मैं इनके बॉइलिंग पॉइंट को यहां मेंशन भी कर देता हूं, इसका होगा 249, CH3Cl का 249 केल्विन। अब आते हैं हम लोग CH3CH2Cl का, इसका है 285.5 केल्विन। CH3CH2 यानी 1 क्लोरोप्रोपेन जो है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 320 केल्विन, और इसका है 351 केल्विन। तो यहां से क्या आइडिया हुआ कि क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि दो फैक्टर बढ़ रहे हैं, मास बढ़ रहा है, मास कितने से बढ़ रहा है, हर नेक्स्ट मेंबर पे जाने पर मास 14 बढ़ रहा है, प्लस साथ में क्या हो रहा है, CH2 एक और ऐड हो गया जिससे साइज भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो साइज बढ़ा, मास बढ़ा, इसलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गए हैं। खत्म हुआ बच्चों हमारे पास फोर्थ कंपैरिजन। अब चलते हैं फिफ्थ कंपैरिजन में। फिफ्थ में क्या है, यदि किसी में का R भी सेम हो और X भी सेम हो लेकिन उसके अलग अलग आइसोमर्स बनते हो, उस कंडीशन में जितने भी आइसोमर्स बनेंगे उनके बॉइलिंग पॉइंट में क्या रिलेशंस है। फिफ्थ पे हम लोग चल रहे हैं बच्चों। अब फिफ्थ हमारे पास है इन आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं यहां पर C4H9Br, ये हमारे पास क्या है, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब इसमें क्या है, इसका मास तो कैसा है, सभी में सेम होगा, इसके जितने भी आइसोमर्स बनेंगे उन सब में इसका मास तो सेम होगा। कहीं ना कहीं कंसेप्ट कहां लगने वाला है, साइज का लगने वाला है। कैसे लगेगा, तो पहले हम इसके क्या बनाने, पॉसिबल आइसोमर। तो फर्स्ट हम कैसे बनाए, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो चारों कार्बन को एक चेन में लिख दो और जहां आपकी इच्छा है वहां Br लगा दो। ट्राई करो पहले कार्बन पे लगाओ, तो ये CH3 CH2 CH2 CH2, ये हो गया हमारे पास क्या, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। अब चलते हैं हम इसका जो सेकंड आइसोमर बनेगा उसमें मैं क्या काम कर दूं, Br को यहां लगा दूं, CH3 CH2 CH या CH3, ये हो गया 2 ब्रोमो ब्यूटेन। जो इसका थर्ड आइसोमर बनेगा उसमें ये कंडीशंस हो जाएगी, यहां Br लगा दें, CH3 CH3 CH3, ये हो गया 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ये हमारे पास क्या बन गए हैं, इस फॉर्मूले के 3 आइसोमर्स बन गए हैं। अब इन तीनों में क्या सेम है, इन तीनों का मास तो सेम है। अब बच्चों समझना क्या कंसेप्ट है, किसी एल्काइल हैलाइड या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो जो उसमें ब्रांचिंग होती जाती है तो उसकी स्ट्रक्चर्स कॉम्पैक्ट होती जाती है, और स्ट्रक्चर जितनी ज्यादा कॉम्पैक्ट होती जाएगी उसका जो एरिया है, सरफेस एरिया, वो कम होता जाएगा, और सरफेस एरिया जितना कम होगा उसमें मैग्नीट्यूड ऑफ वांडर वाल अट्रैक्शन फोर्स भी कम होते जाते हैं। तो कंसेप्ट हमारे पास क्या है, ऑन ब्रांचिंग इन Rx क्या होगा, ब्रांचिंग हुई तो क्या होगा, द स्ट्रक्चर बिकम मोर कॉम्पैक्ट। स्ट्रक्चर जो है वो बहुत कॉम्पैक्ट, बहुत बढ़िया हो जाएगी, और कॉम्पैक्ट होने से क्या होगा, सरफेस एरिया क्या होगा, कम होगा। सरफेस एरिया तो कम होने से क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वांडर वाल अट्रैक्शन फोर्स भी कम हो जाएगा। यदि ये कम हो गया तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होंगे, कम हो जाएंगे। ये बच्चों कंसेप्ट है। अब देखो यहां पर कितनी ब्रांचेज है, यहां ब्रांच है 0, यहां ब्रांच है 0, यहां ब्रांच है 1,
यहाँ अब सर ये तो Br की ब्रांच हो चाहे किसी की या CH3 की ब्रांच हो, दोनों कंडीशंस में ब्रांच तो है। यहाँ कितनी हो गई हमारे पास, यहाँ हो गई 2 ब्रांचें। तो ब्रांचें जितनी ज्यादा होगी उसकी स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा कॉम्पैक्ट होती जाएगी, सरफेस एरिया कम होगा। तो जो यदि सरफेस एरिया का मतलब ये एरिया जो आपस में 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल का कांटेक्ट में आ रहा है, ये कम हो गया, ये इतने हो गया, पहले ऐसे थे अब ये कम हो गया, पहले ऐसे थे अब ये कम हो गया। कम होने से इनके बीच, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच जो वांडर वाल अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड वो कम हो जाता है, उसकी संख्या कम हो जाती है। तो हो गया क्या हमारे पास यहाँ पर, संख्या कम होने से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा वो इस तरह से होगा, जिसमें एक भी ब्रांच नहीं है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, 1 ब्रोमोब्यूटेन, उसके बाद उससे कम 2 ब्रोमोब्यूटेन और सबसे कम 2 मिथाइल प्रोपेन का होगा। तो यहां मैं क्या लिख देता हूं, इनके बॉइलिंग पॉइंट भी मेंशन कर देता हूं, किसका कितना है, इसका है 375 केल्विन, सेकंड का हमारे पास है 364 केल्विन, 364 केल्विन, और जो थर्ड हमारे पास है उसका है 346 केल्विन। ये इनके बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू है। और क्या है, सबसे ज्यादा उसका है जिसमें कोई भी ब्रांच नहीं है। ये हो गया आइसोमर्स के अंदर के बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशंस क्या होगा। तो क्या खत्म हुई हमारे पास, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। अब हम चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन। हेलो एरीन की बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टी हेलो एल्केन से मैच करती है, तो हम जो डिफरेंट है उन पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन। फर्स्ट क्या है, ये कलरलेस लिक्विड है या क्रिस्टलाइन सॉलिड है। सेकंड है, इनकी जो डेंसिटी है ये वाटर से ज्यादा है। इसका मतलब यदि किसी भी आप हेलो एरीन को वाटर में डिसोल्व करते हैं तो वो कहाँ जाएंगे, बॉटम पे आएंगे। कौन सी लेयर बनाएंगे, लोअर लेयर का फॉर्मेशंस करेंगे। कौन, ARX। थर्ड हमारे पास क्या है, वाटर में इनसॉल्यूबल है, वाटर में डिसोल्व नहीं होते। एल्काइल हैलाइड बहुत कम होते थे, ये तो बिल्कुल डिसोल्व नहीं होंगे। इसका रीजन है ये हाइड्रोकार्बन पार्ट। और हमने पढ़ा है सरफेस केमिस्ट्री में कि जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है सोप मॉलिक्यूल का, वो टेल बनाती थी और जो कैसा होता था, हाइड्रोफोबिक, यानी वो हमेशा पानी से दूर रहता है। यदि ये हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ रहा है तो इनकी सॉल्युबिलिटी और कम होती जाएगी। फोर्थ हमारे पास है कि इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का जो टेंडेंसी है वो बिल्कुल सेम है जैसी एल्काइल हैलाइड में थी। एक एग्जांपल ले लेते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट का, क्योंकि ये सारे क्या है, ये सारे सॉलिड हैं। तो एग्जाम्पल या ले लें आप इनके बॉइलिंग पॉइंट का, किसी का भी ले लें। इनमें होगा क्या, ये बेंजीन है, ये जो दे रखा है ये इनका बॉइलिंग पॉइंट है। यहां हमारे पास क्या, ये बेंजीन है, यहां बेंजीन पर एक F जुड़ा, तो कौन कम हुआ, यहां से यहां आने पर एक हाइड्रोजन कम हो गया है और एक फ्लोरीन जुड़ गया है। यहां से यहां आने पर F की जगह Cl आया, यहां से यहां Cl की जगह Br आया और यहां पर Br की जगह I आया। तो हो क्या रहा है, साइज जो नया जुड़ रहा है उसकी साइज पहले वाले से ज्यादा है और उसका मास भी ज्यादा है। ये ज्यादा होगा तो इनके जो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा वो इस तरह से होगा। सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है आयोडोबेंजीन का 462 केल्विन, और सबसे कम जो है इन हेलो एरीन में फ्लोरोबेंजीन का है 358, और बेंजीन का उससे भी कम है 353 केल्विन है। अब आते हैं इनके डाई हेलो में। यहां बच्चों क्वेश्चंस बनता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक डाई हेलो। डाई हेलो का मतलब क्या है, जिनमें 2 हेलोजन होने चाहिए, एक X, यहां दोनों कैसे होने चाहिए, सेम, क्योंकि ये क्या है, आइसोमेरिक हैं। दोनों हेलोजन सेम होने चाहिए, या तो यहां हो सकते हैं या फिर एक यहां है तो दूसरा यहां हो सकता है मेटा पोजीशन पर, और यदि एक यहां है तो दूसरा इसके रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पर हो सकता है। इनके बॉइलिंग पॉइंट तो लगभग सेम है, लेकिन इनके मेल्टिंग पॉइंट में, याद रखना, मेल्टिंग पॉइंट में हल्का सा डिफरेंस है।
दो के मेल्टिंग पॉइंट लगभग सेम है और एक जो है जिसे बोलते हैं पैरा आइसोमर, उसके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। तो हम समझते हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होने के पीछे रीजन क्या है। ऊपर के मैं 3 पॉइंट्स को रिमूव कर देता हूं, ये भी यहां से हटा देता हूं। क्या है, किसके मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, पैरा आइसोमर के। तो पहले मैं क्या बना देता हूं, तीनों आइसोमर को बना देता हूं। यहां क्या ले लूं, Cl और यहां भी Cl, ये हो गया ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। सेकेंड हमारे पास क्या ले ले हम लोग, मेटा ले लेते हैं। यहां Cl और यहां Cl, ये हो गया मेटा डाइक्लोरो बेंजीन। और थर्ड ले लेते हैं हम लोग पैरा वाला, यहां भी एक Cl और यहां भी एक Cl, ये कौन सा हमारे पास है, पैरा, बाकी नाम वही है, डाइक्लोरोबेंजीन है, ये DCB शॉर्ट में लिख दिया है। अब इन तीनों में सबसे ज्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है पैरा आइसोमर का। और रीजन क्या है, तो मैं पहले क्या लिख देता हूं, इनके मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू, किसका कितना मेल्टिंग पॉइंट है। तो फर्स्ट जो ऑर्थो वाला है उसका है 256 केल्विन, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 256 केल्विन। सेकंड का है 249 केल्विन और जो थर्ड है उसका है 325 केल्विन, 325 केल्विन। फिर याद रखना ये क्या है, ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है। अब अगला क्वेश्चन है कि इन दोनों के लगभग सेम है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा इन दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा क्यों है। और इसका आंसर छुपा है कहीं ना कहीं इसकी स्ट्रक्चर में। तो मैं इन तीनों को चेक करूं तो यहां Cl और यहां Cl और यहां Cl में, यहां एक Cl ऊपर है और एक Cl बिल्कुल इसके अपोजिट है। इस तरह की स्ट्रक्चर्स क्या कहलाती है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने से जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है, इसका जब क्रिस्टल्स में पैकिंग होती है तब ये बहुत बढ़िया तरीके से पेक्ड होता है। और बहुत बढ़िया तरीके से पेक्ड होगा तो इसमें अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा। बहुत बढ़िया तरीके से पेक्ड क्यों हो रहा है, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है। तो अब इसका आंसर क्या लिख देता हूं मैं, ड्यू टू किसका, इन पैरा डाइक्लोरो बेंजीन का, ये आंसर है। क्या है, ड्यू टू सिमेट्रिकल structure of para dichlorobenzene, it well packed in crystal lattice, क्रिस्टल लेटाइस में ये वेल पेक्ड होता है। और ये वेल पेक्ड होगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स क्या होंगे इसमें, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होंगे। और अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होंगे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। याद रखना किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट का है, बॉइलिंग पॉइंट का नहीं है। पैरा आइसोमर के जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा होंगे किनसे, ऑर्थो और पैरा, ऑर्थो और मेटा डाइक्लोरोबेंजीन से। ये हमारे पास क्या खत्म हो गया, हेलो एरिन की भी फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो गई है। और हम लास्ट कहां चलते हैं, CX बॉन्ड की नेचर पर। हमारा जो अगला टॉपिक है इस लेक्चर का, जो लास्ट टॉपिक है वो है नेचर ऑफ CX बॉन्ड। जो हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन, इसमें जो CX बॉन्ड है इसकी जो नेचर है वो पोलर नेचर है। अब पोलर नेचर क्यों है हम समझते हैं, इस कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम है और इस हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो इससे क्या होगा, ये हेलोजन यहां के जो शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है इनको थोड़ा सा अपनी ओर विड्रॉ कर लेगा। तो स्ट्रक्चर्स में क्या होगा, ये कार्बन, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा हेलोजन के पास चले गए तो हेलोजन पे चार्ज पार्शियली नेगेटिव और कार्बन पे चार्ज पार्शियली पॉजिटिव। तो इस बॉन्ड में कैसे करैक्टर आ गए हैं, पोलर करैक्टर आ गए हैं।
और इस बॉन्ड में पोलर करैक्टर आने से इस पूरे मॉलिक्यूल में, ये पूरा मॉलिक्यूल कैसा हो जाता है, ये नॉन पोलर हो जाता है, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल। और यदि मॉलिक्यूल नॉन पोलर है तो उसका जो डाइपोल मोमेंट है वो जीरो नहीं होगा। और डाइपोल मोमेंट निकालने का जो फॉर्मूला है वो है Q मल्टीप्लाई बाय D। Q क्या है, चार्ज, यूनिट चार्ज, जो भी चार्ज है इनके ऊपर चार्ज, और D क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। इस D को मैं क्या कह सकता हूं, बॉन्ड लेंथ। याद रखना D को हम क्या कह सकते हैं, बॉन्ड लेंथ, यानी इसके और इसके बीच की डिस्टेंस। ये हो गई डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच की डिस्टेंस। और ये क्या है, इनके ऊपर जो चार्ज आया है उसकी वैल्यू है। इससे क्या निकलता है, म्यू। म्यू क्या है, डाइपोल मोमेंट है। म्यू है क्या, डाइपोल मोमेंट है। अब मैं क्या करता हूं, इन चारों CX बॉन्ड को लिख देता हूं और पता लगाते हैं कि कौन सा CX बॉन्ड सबसे ज्यादा पोलर है या कौन से मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा है। तो यहां लिखते हैं हम लोग सबसे पहले CF, फिर यहां लिखते हैं CCl, फिर यहां CBr और लास्ट में लिखते हैं CI। चारों को समझना हो क्या रहा है। फर्स्ट चीज हमारे पास क्या हो रही है, जो X है उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बढ़ रही है, कम हो रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, यहां F की सबसे ज्यादा है, Cl की कम है, Br की और कम है और I की सबसे कम है। F की कितनी है 4.0, Cl की 3.5, Br की 2.8 और I की कितनी है 2.5। तो हो क्या रहा है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो इनमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो भी कम होगा, और वो कम होगा तो क्या कम हो जाएगा, चार्ज कम हो जाएगा। यानी यहां जो पार्शियली नेगेटिव है उससे कम यहां नेगेटिव चार्ज होगा, उससे कम यहां होगा और यहां इन चारों में सबसे कम होगा। सेकंड फैक्टर, जो हैलोजन है उसकी साइज बढ़ रही है और साइज बढ़ने से क्या होगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी और बॉन्ड लेंथ बढ़ने का मतलब D बढ़ेगा। तो दो चीजें हो रही है बच्चों, एक तो क्या हो रहा है, Q कम हो रहा है, ये डाइपोल मोमेंट निकालने का जो Q है ये तो क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है, ये पोर्शंस कम हो रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है। और इन दोनों फैक्टर्स में जो चार्ज है वो ज्यादा डोमिनेंट है, केवल CF बॉन्ड को छोड़कर। CF बॉन्ड में जो डिस्टेंस है वो ज्यादा डोमिनेंट है। तो डिस्टेंस क्या हो गई यहां पर, यहां की जो डिस्टेंस है CF में, CF बॉन्ड में जो डिस्टेंस है वो ज्यादा कम है, क्योंकि इसमें F की साइज कम है तो डिस्टेंस कम है और चार्ज ज्यादा है। और यहां कौन ज्यादा डोमिनेंट है, डिस्टेंस ज्यादा डोमिनेंट है, तो इसका जो म्यू है वो कम है, किससे, देन CCl बॉन्ड से। याद रखना बच्चों, CF बॉन्ड में क्या हो रहा है, यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो होगा क्या, चार्ज तो ज्यादा है, लेकिन F की साइज बहुत छोटी है तो इस बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो कम होगी, तो डिस्टेंस कम हो गई। तो CF बॉन्ड में क्या है, CF बॉन्ड के लिए सिर्फ ये D डोमिनेंट ओवर Q, तो D ज्यादा डोमिनेंट और D कम हो रहा है, तो CF बॉन्ड की, कहां लिखूं, इस ऊपर वाले को साफ करके लिख रहा हूं, ये पोर्शन केवल कहां लगेगा, CF बॉन्ड में, ओनली इन CF द डिस्टेंस फैक्टर is more dominant than charge Q। तो होगा क्या, CF बॉन्ड का जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या है, लेस है, किससे, लेस देन CCl बॉन्ड से। याद रखना बच्चों ये। और CCl के बाद यहां इस पोर्शंस को भी हटा देता हूं, CCl से लेकर आगे जितने भी हैं
CCl से लेकर आगे आफ्टर CCl एंड आफ्टर इट क्या होगा, Q इज मोर डोमिनेट देन D। D के कंपैरिजन में Q ज्यादा डोमिनेंट है, जबकि क्या हो रहा है, Q कम हो रहा है, और जो Q है वो कम हो रहा है, डेंसिटी डिस्टेंस बढ़ रही है, तो Q ज्यादा डोमिनेंट है, तो क्या होगा, जो डाइपोल मोमेंट है वो कम होता जाएगा। याद रखना CF एक एक्सेप्शन है, जहां क्या ज्यादा डोमिनेंट है, डिस्टेंस ज्यादा डोमिनेंट है। अब मैं क्या काम करता हूं, इन चारों की क्या लिख देता हूं, डाइपोल मोमेंट किसका कितना है। ये पोर्शंस रिमूव कर देते हैं बच्चों। यहां क्या लिखता हूं वापिस में, C यहां F, C यहां Cl, यहां C यहां Br, और लास्ट में C यहां I। याद रखना यहां से यहां जाने पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, तो Q कम हो रहा है, और बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, तो D बढ़ रहा है। तो एक्सेप्शंस कौन सा है, CF वाला बॉन्ड है। तो मैं इन चारों का क्या लिखूं, डाइपोल मोमेंट, तो इसका है 1.84 डी बाई, इसका है 1.86 डी बाई, इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। उसके बाद क्या याद रखना है, अब आगे डाइपोल मोमेंट कम होता जाएगा, जो CBr है उसका है 1.83 और इसका है 1.63 डी बाई। डी बाई क्या है, इसकी यूनिट है डाइपोल मोमेंट की, याद रखना ये वाला। अब इसमें लास्ट कुछ एक दो एग्जाम्पल है वो हम लर्न कर लेते हैं, उसके बाद हमारे पास क्या खत्म हो गया, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। CX बॉन्ड कैसा है, पोलर है, Cl पर या X पर क्या चार्ज है, पार्शियली नेगेटिव, और कार्बन पे क्या चार्ज है, पार्शियली पॉजिटिव। अब मैं इसको रिमूव करता हूं और दो एग्जाम्पल बता देता हूं आपको। एग्जाम्पल हमारे पास है, कंपेयर द डाइपोल मोमेंट ऑफ फर्स्ट है क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, और सेकंड हमारे पास है क्लोरोबेंजीन। इन दोनों में से कौन ऐसा है जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, जिसका म्यू ज्यादा होगा, ये हमें कंपेयर करना है। अब जब भी हमें डाइपोल मोमेंट कंपेयर करना हो तो हमें क्या चेक करना है, Cl किससे जुड़ा हुआ है, C से, यहां भी Cl किससे जुड़ा हुआ है, C से। इस कार्बन और इस Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस कितना है, और यहां पर भी हम क्या चेक करेंगे, डिफरेंस, क्योंकि दोनों में C और Cl है, C और Cl है, तो यहां क्या होगा, ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज है। इस कार्बन से क्या क्या जुड़ा हुआ है, एक यहां H है, एक ये बॉन्ड, एक ये बॉन्ड, एक ये बॉन्ड, तीन तो बॉन्ड बन गए और एक हाइड्रोजन से बॉन्ड बनेगा, चार बॉन्ड है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, यहाँ S कैरेक्टर 25% है। ये जो कार्बन है इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये सिग्मा सिग्मा ये सिग्मा, एक तो पाई है, सिग्मा बॉन्ड कितने हुए, 3। जितने सिग्मा बॉन्ड है उतने ही ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ क्या हुआ, sp2, S कैरेक्टर कितना हुआ, 33%। और हमें क्या मालूम है कि यदि S कैरेक्टर ज्यादा है तो उस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। इसका मतलब यहां जो कार्बन है इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा है, तो यदि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इनमें जो डिफरेंस आएगा वो कम आएगा, और डिफरेंस कम आएगा तो Q क्या होगी, इसकी Q कम होगी। और यदि Q कम होगा तो सिंपल सा फॉर्मूला है Q मल्टीप्लाई बाई डी। यदि Q कम है तो म्यू भी क्या होगा, कम होगा। तो क्लोरोबेंजीन का जो डाइपोल मोमेंट है वो क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन के कंपैरिजन में कम है, ये इनका ऑर्डर है। याद रखना बच्चों, यहां जो क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन है इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, क्योंकि यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो डिफरेंस है वो ज्यादा है क्लोरोबेंजीन के कंपैरिजन में। ये तो हमारे पास हुआ फर्स्ट कंपैरिजन। सेकंड मेरे पास ऐसा का एक और एग्जांपल है, ये तीन हमारे पास है, डाई हेलो
बेंजीन है। तीनों आपस में आइसोमर है। ये फर्स्ट हमारे पास डाई हेलो है, ये सेकंड डाई हेलो है, ये ऑर्थोक्लोरो, ये मेटाक्लोरोबेंजीन, और थर्ड हमारे पास है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। और ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो मैं इन तीनों में कंपेयर करूं तो यहां डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं, उसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट से। यहाँ कार्बन है, यहाँ Cl है। Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिव 3.5 है, कार्बन की है 2.5। तो यहाँ डिफरेंस कितना हुआ, ज़्यादा किसकी है, Cl की। तो ये डायरेक्शन होगी, यहाँ पर ये डायरेक्शन होगी, इसकी ये डायरेक्शन होगी, इसकी यहाँ ये डायरेक्शन होगी, और यहाँ ये इस तरफ ऊपर की तरफ होगा और इस CCl का नीचे की तरफ होगा। तो हम इनको चेक करें तो दोनों कहाँ है, अपोजिट है। एक ऊपर की तरफ जा रहा है और एक नीचे की तरफ जा रहा है। तो दोनों कैसे हैं, अपोजिट हैं। प्लस साथ में दोनों क्या है, इक्वल भी है, क्योंकि यहाँ भी Cl है, यहाँ भी Cl है, ये भी CCl, ये भी CCl। तो दोनों कैसी है, अपोजिट और इक्वल है। तो इसका डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को ये कैंसिल कर देंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आई, 0 आई है। अब यहाँ आते हैं, यहाँ यदि हम इनके बीच का एंगल चेक करें, ये जो एंगल है, ये है एंगल है 60 डिग्री का, और यहाँ यदि मैं एंगल चेक करूं तो ये जो एंगल है ये है 120 डिग्री का। और एंगल जितना ज़्यादा होगा उसका जो रिजल्टेंट आएगा उतना कम होगा। तो यहाँ इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ आ रहा है, इस बॉन्ड की पोलैरिटी का और इस बॉन्ड की पोलैरिटी का जो रिजल्टेंट है वो इस तरफ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ तो Cl है, इस तरफ आएगा। और यहाँ इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में आ रहा है। और एंगल जितना कम होता है, एंगल यहाँ 60 है, उनका रिजल्टेंट उतना ज़्यादा आएगा। तो जो ऑर्थोक्लोरोबेंजीन है इसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा है, इसका सबसे ज़्यादा होगा, इसका इससे कम होगा। और जो पैराक्लोरोबेंजीन है वो कैसा होगा, वो उसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा। यानी ये कैसा मॉलिक्यूल हो जाएगा हमारे पास, नॉन पोलर। और इसी के साथ बच्चों क्या खत्म हुआ, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। उम्मीद करता हूं ये लेक्चर्स आपको पसंद भी आया होगा और समझ में भी आया होगा। थैंक यू बच्चों।